उत्तराखंड के 4 गांव होंगे सम्मानित। 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर मिलेगा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों से पहले होगा खेल महाकुंभ। 1 अक्टूबर से कराने के खेल मंत्री रेखा आर्य ने दिए हैं निर्देश। उत्तराखंड में 4800 पदों पर भर्ती का मौका। यूके SSSC ने जारी किया भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर। 21 अक्टूबर 2024 से होंगी परीक्षाएं। यमुनोत्री धाम को हेली सेवा से जोड़ने की कवायद शुरू। हेलीकॉप्टर ने की सफल लैंडिंग की तलाश। देहरादून पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 597 वाहनों का चालान। 136 वाहन सीज। भूदशाओं से जूझ रहे ज्योतिर्मठ पर नए खतरे के आसार। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा के ऊपर पिछले 2-3 दिनों से तेज बारिश से भूस्खलन। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से है और देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर दंगाइयों से होगी पूरी वसूली और संपत्ति नुकसान की भी वसूली अब की जाएगी। तो विधेयक 2024 को राजभवन की मंजूरी मिली है और अब दंगाइयों से वसूली की जाएगी। अगर दंगाइयों ने किसी भी तरह की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है तो उसकी भरपाई भी दंगाइयों से की जाएगी। विधेयक 2024 की मंजूरी अब राजभवन से मिल गई है। प्रदेश में विधायकों के वेतन भत्तों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। राज्यपाल ने विविध संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है और इस विधेयक को देखा जा रहा है कि मंजूरी मिल चुकी है और विधानसभा सत्र में सरकार ने विधेयक पारित किया था। राज्यपाल ने विविध संशोधन विधेयक को मंजूरी फिलहाल दे दी है। तो देहरादून से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं। राज्यपाल ने विविध संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। साथ ही साथ दंगाइयों से संपत्ति के नुकसान को लेकर के वसूली की जाएगी, इसकी भरपाई की जाएगी। तो विधेयक 2024 की मंजूरी अब मिल चुकी है। राजभवन से बताया जा रहा है कि मंजूरी मिली है। प्रदेश में विधायकों के वेतन भत्तों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही साथ प्रदेश में विधायकों के वेतन भत्तों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। राज्यपाल ने विविध संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो विधानसभा सत्र में सरकार ने विधेयक पारित किया था, जिसको लेकर के मंजूरी मिलती नजर आ रही है। गदरपुर से खबर है, जहां पर दिनेशपुर क्षेत्र के दुर्गापुर नंबर 1 खेत में टुकटुक चालक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक 52 वर्षीय जगदीश सिंह पुत्र खंड सिंह नाम का व्यक्ति अमरपुर कोतवाली रुद्रपुर का निवासी था और दिनेशपुर क्षेत्र में ही टुकटुक चलाता था। देर शाम घर न लौटने पर परिजनों ने दिनेशपुर थाने में सूचना दी और परिजनों में कोहराम मच गया। मामले में परिजन भी हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मौके पर फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये मेरे चाचा हैं, टुक टुक चलाते हैं। कल दिनेशपुर आए, रात से लापता हैं। रात को 1 बजे तक घर पे नहीं पहुंचे तो मतलब घर वालों ने यहाँ पे ढूंढना चालू किया हमने, तो सब जगह ढूंढा, नहीं मिले। फिर थाने गए, रिपोर्ट कराई और हम भी घर चले गए। तो अब सुबह आए तो सुबह पता चला कि किसी ने यहाँ पर लाके चाचा को मारा है और सिर पे भी चोट लगी है। सिर पे मारा है, वैसे भी काफ़ी मारा है और मर गया है और वहाँ पड़ा है। खींच के वहाँ डाल दिया। पहले यहाँ लाए थे, उसके बाद वहाँ खींच लिया।
आपके कहने का मतलब इनको हत्या की गई? हाँ जी, हत्या की गई है। देखिए, आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी ये दिनेशपुर में कि यहाँ पर एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी मिली है, शव मिला है, जिस पर तत्काल पुलिस फोर्स यहाँ मौके पर पहुंची। जब आसपास पूछताछ की गई तो ये पता चला ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम जगदीश सिंह है। ये इनकी उम्र करीब 55 वर्ष है और ये अमरपुर रुद्रपुर के निवासी हैं। ये दिनेशपुर में टुक टुक चलाने का काम करते थे। इनके परिवार के द्वारा बताया गया कि कल रात को टुक टुक अपना यहाँ काम करने के बाद घर नहीं पहुंचे थे और आज सुबह इनकी यहाँ पे बॉडी पड़ी मिली है। सर मैम, आसपास उनके स्पॉट और क्या लग रहा है क्या? देखिए, जो यहाँ पर जो सीन ऑफ क्राइम है इसको देख के प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका लग रही है। क्या हुआ था? इसको कल शाम को मतलब 4 बजे घर से निकला है। हम बड़े वाला लड़का मना कर रहा था, कह रहा था मैं कंपनी जा रहा हूँ, तू पापा मत जा, भैंसी खोल ले। उसके बाद में ये कह रहा नहीं मैं जा रहा हूँ, 1-2 घंटे चला के आ जाऊँगा। और दिनेशपुर जाफरपुर तक चलाते थे और जब आया घर से तो कह रहा है आज थोड़ा हम लेट हो जाएंगे तो चिंता मत करना। जब आए तो रात को हमने 9:40 पर फ़ोन करा और फ़ोन उनका बंद आ रहा है तो हम लोग कहा भाई फ़ोन बंद होना नहीं चाहिए, कैसे बंद हो गया। तब इधर उधर पड़ताल करने लगे, सब ढूंढते ढांढते फिर आखिर में हम रात को 1 बजे थाना पहुँचे। यहाँ गदरपुर में आए, दिनेशपुर में आए, यहाँ पर हमने थोड़ा एप्लीकेशन नाम बताया और फिर रुद्रपुर भी बच्चे गए, वहाँ पर भी बताया। वो लोग कह रहे हैं कि दिनेशपुर का मामला है और आप दिनेशपुर जाइए रिपोर्ट करिए। नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ अपराधों के खुलासे को लेकर के पुलिस मुख्यालय में बेहद गंभीरता देखी जा रही है और इसी के तहत पुलिस मुख्यालय देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार ने अपराधों के खुलासे में तकनीकों के इस्तेमाल और नए कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अपराधों के खुलासे में फॉरेंसिक एविडेंस का ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन हो ताकि अपराधी बच ना पाए। उन्होंने निर्देश दिए कि इसके लिए हर जिले में एक मोबाइल फॉरेंसिक वैन और हर थाने में एक मोबाइल क्राइम किट और बाइक दी जाए। डीजीपी ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी थानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम और निरीक्षक स्तर से लेकर के मुख्य आरक्षी स्तर तक सभी अधिकारियों को टैबलेट कैमरा, मोबाइल क्राइम किट, फिंगरप्रिंट स्कैनर आदि देने का प्रस्ताव है और सभी जिले तैयार करें। न्यायालयों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्ष्य दिए जाने के लिए थाना स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम युक्त रूम तैयार किए जाएंगे और जिससे कि पुलिस कर्मियों को काफी सुविधाएं भी मिलेंगी। हरिद्वार डकैती कांड में शामिल रहे आरोपी अमनदीप उर्फ पिंडी को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस को कई अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और स्कूटी भी गंगा नहर से बरामद कर ली है। अमनदीप को पुलिस ने हरियाणा के यमुना नगर से बुधवार को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला है कि गैंग के सदस्य पिछले 4 महीने से हरिद्वार में रेकी कर रहे थे और ये गैंग बिना गार्डियन वाले या बुजुर्ग सुरक्षा गार्ड वाले शोरूमों को निशाना बनाते हैं। में पुलिस के द्वारा कल देर रात जो हमारा चौथा अभियुक्त है अमन, उसकी अरेस्टिंग यमुनानगर से की गई है। आज पुलिस अभिरक्षा में उसके द्वारा 27 की रिकवरी कराएगी, जिसमें उसके द्वारा और उसके साथियों के द्वारा जो मोटरसाइकिलें और स्कूटी उस घटना में सम्मिलित की गई थी तो उसको रिकवर किया है। साथ में पुलिस इस चीज जो उसके पास जो पैसे उनके द्वारा दिए गए थे वो भी पुलिस ने रिकवर कराए थे। इसके साथ ही अभी हम लोग जल्दी ही इनको सभी अभियुक्तों को, तीनों अभियुक्तों को पुलिस रिमांड में लेके जो मुख्तसर पंजाब में इनसे इनके घरों में एक बार जरूर हम लोग चेकिंग करेंगे, चेकिंग के लिए ले जाएंगे। वहाँ पर जो सामान खबर हल्द्वानी से है, जहां गैस सिलेंडर फटने से हिम्मतपुर मल्ला में झोपड़ी जल गए, जिसके चलते एक महिला भी झुलस गई और जिसे तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मामला हिम्मतपुर मल्ला क्षेत्र का है और जहां एक झोपड़ी में रखा सिलेंडर अचानक फट गया। बताया जा रहा है कि झोपड़ी बटाईदार की है और जो खेत में बटाईदारी का काम करता है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पटवारी भी पहुंच गए और जो अपनी रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे।
बजे के समय हिम्मतपुर मल्ला एक गांव है हमारे यहाँ, वहाँ पर एक झोपड़ी में आग लग गई। जिसके बाद वो आग बढ़ी तो सिलेंडर आग की चपेट में आ गया और वो सिलेंडर ब्लास्ट होने से वहाँ रहने वाली एक महिला को चोट लगी है। जो झोपड़ी थी पूरी तरीके से खाक हो गई है। महिला को अभी सरकारी अस्पताल में सुशीला तिवारी में भर्ती कराया गया है, वहाँ उसका उपचार चल रहा है। क्योंकि ये घटना जो है वो दैवीय आपदा के अंतर्गत तो नहीं आती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इनको आर्थिक सहायता हेतु हमारे यहाँ से संस्तुति सहित आख्या भेजी है। कितना नुकसान हुआ है? अनुमान लगाया गया है लगभग 2 लाख रुपए की क्षति प्राथमिक तौर पर की जा रही है। झोपड़ी में कुछ खाना बनाने की वजह से या कुछ वहीं के कारण की वजह से आग लगी है। 8 बजे फटा है और यहाँ पुलिस वाले भी आए थे और पटवारी जी भी आए हैं और सब लोग आए थे, पार्षद जी भी आए हैं। और कितनी लगी है चोट इसमें? चोट घरवाली मेरी हॉस्पिटल में है, भर्ती है। काफ़ी चोट आई है, उसके टाँके आए हैं, हाथ में टाँके आए हैं, कुछ मुंह पे चोट आई है और कुछ सीने पे चोट आई है उसके। जनपद के सभी विकास खंड मुख्यालयों में निकाली गई स्वच्छता जागरूकता रैली और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जनपद के सभी विकास खंड मुख्यालयों में स्वच्छता जन जागरूकता रैली निकाली गई। स्वच्छता अभियान रैली में विभिन्न स्कूलों के छात्र और छात्राओं, स्वयंसेवियों, नेहरू युवा केंद्र, व्यापार सभा पौड़ी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग किया गया। इस दौरान उन्हें स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। पखवाड़ा 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो पखवाड़ा राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, उसी क्रम में आज का ये प्रोग्राम है। और जो इस प्रोग्राम की थीम है वो स्वच्छता ही सेवा, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, इस थीम पे कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में। और इसका यह है कि हम अपने स्वभाव में स्वच्छता रखें और हमारे जो संस्कार हैं उसमें भी स्वच्छता रखें। उसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आज विभिन्न यहाँ पे विद्यालयों से जो हमारे 9 से 12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आए हैं और उन लोगों के द्वारा पूरे नगर में एक रैली निकाली जा रही है यहाँ से लेकर कलेक्ट्रेट तक। इसका उद्देश्य ये है कि कम से कम जो लोग स्वच्छता के प्रति थोड़ा जागरूक हों और वो अपने घर से उसको शुरू करें, अपने से शुरू करें, अपने स्वभाव में उसको लाएं। और ये आदरणीय मोदी जी की सोच से निकला हुआ कार्यक्रम पूर्व में कई वर्षों से स्वच्छता का कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में हो रहा है, सभी प्रदेशों में हो रहा है, बल्कि पूरे भारत में स्वच्छता का कार्यक्रम जो है बढ़ चढ़ कर जो है लोग कर रहे हैं। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो विशेष कार्यक्रम है और ये था कि स्वच्छता स्वभाव में स्वच्छता और स्वच्छता ही संस्कार। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल में सीवरेज के पानी को नालों में डाले जाने पर एनजीटी द्वारा होटलों को दिए गए शॉर्ट नोटिस के बाद लगाए गए जुर्माने को लेकर के दायर स्पेशल अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने होटल स्वामियों को राहत देते हुए जुर्माने की 10% राशि जमा करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने अधिवक्ता अमित लोनी को MS क्यूरी नियुक्त कर नौनी झील के पानी की गुणवत्ता की जांच करने के साथ ही झील के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक उपायों से कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश भी दिए। बता दें कि नैनीताल स्थित कोहिनूर होटल और अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि एनजीटी द्वारा कुछ होटल स्वामियों पर सीवरेज का पानी नाले में डाले जाने को लेकर उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है, जबकि पॉल्यूशन बोर्ड ने अपनी जांच रिपोर्ट में माना है कि उनके सीवरेज के कनेक्शन सीवर लाइन से जुड़े हुए हैं। कुछ मामला एनजीटी के सामने आया था और एनजीटी में एक ये स्टेटमेंट गया कि साहब सीवर का पानी डायरेक्ट ड्रेन में डाला जा रहा है, ड्रेन जो है जाकर के झील में गिर रही है। तो एनजीटी ने एक्शन लेने के लिए कहा था, लेकिन जो होटल वाले हैं उनके बारे में स्टेटमेंट खुद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का था कि होटल वालों के कनेक्शन सीवर लाइन में ही पड़े हुए हैं और उनके डायरेक्ट नाली के अंदर कनेक्शन नहीं है।
उसके बावजूद भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 1,82,000 रुपया कंपनसेशन पेमेंट करने के लिए कहा था। उसको हमने चैलेंज किया था ऑनरेबल सिंगल जज साहब के सामने। उन्होंने उसको ये कहा कि सारा पैसा जमा करिए हाई कोर्ट के अंदर। तब हमने स्पेशल अपील करी तो माननीय डिवीज़न बेंच ने ये ऑर्डर किया कि उस पैसे का 10% पैसा जमा किया जाए और बाकी पैसा स्टे रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा। और साथ में एक ऑर्डर बहुत इम्पोर्टेंट पास किया कि जिसके बारे में उन्होंने कहा कि एक एमिकस क्यूरी को अपॉइंट किया जाता है और जो झील के विषय में जो है अपनी रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत करेंगे और बताएंगे कि झील के प्रिजर्वेशन के लिए और झील की सफाई के लिए क्या उचित प्रबंध करे जा सकते हैं। याचिकाकर्ता का कहना यह था कि हमारा तो हमने अप्लाई कर रखा है कंसेंट लेने के लिए और इन्होंने सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया था, बात को हमने अप्लाई कर दिया तो इनको कंसेंट ग्रांट कर देना चाहिए थी। हालांकि हमारा पानी सीवर लाइन में जाता है, हमारा डायरेक्ट नाली के अंदर पानी नहीं जाता, तो इसलिए लेकिन तब भी इन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा था कि आप कंसेंट लीजिए, तो हमने कंसेंट के लिए अप्लाई कर दिया था। उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश में बढ़ रहे आपराधिक प्रकरणों और महिला अपराध की लगातार बढ़ती घटनाओं को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। तो कल प्रदेश भर से कांग्रेस महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता देहरादून में एकत्र होकर मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस ज्योति रौतेला ने बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज तक इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं लाया गया। प्रदेश में लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दुराचार और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। आईएसबीटी की घटना हो, रुद्रपुर की घटना हो और अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर महिला कांग्रेस कल मुख्यमंत्री आवास का कूच करेंगी। और वहीं इस प्रदर्शन में तमाम नेता, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, भुवन कापड़ी और इसके साथ ही तमाम वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री आवास घेराव हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रदेश में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। 2 साल पहले जब अंकिता भंडारी की हत्या हुई, 2 साल हो गए उस केस को भी न्यायालय में है, अभी तो उस पर जजमेंट नहीं आया। और उसके बाद लगातार आप देखोगे कि इस प्रदेश में बेटियों के साथ, चाहे 2 साल की बच्ची है, चाहे 14 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची है, लगातार बलात्कार की घटनाएं घटती जा रही हैं। सरकार मौन है, सरकार के भाजपा के संगठन के लोग उस पर लिप्त हैं और इसके खिलाफ हम कल मुख्यमंत्री आवास घेराव कर रहे हैं। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पर बाल श्रम और भिक्षावृत्ति पर नकेल कसने के लिए जिला टास्क फोर्स और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने विशेष अभियान चलाया है, जिसमें से देहरादून के रायपुर और राजपुर क्षेत्र में बाल श्रम करते हुए 3 बच्चों को रेस्क्यू किया गया और 3 नियोजकों को बाल श्रम कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, हमारी जो जनपद में एचक्यू की टीम है, तो अभी हाल ही में उसके द्वारा जो है जनपद में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा गठित टास्क फोर्स, उसमें की अलग अलग जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उसके सारे अधिकारी, जैसे श्रम विभाग है, चिकित्सा है, एजुकेशन है, राजस्व है, तो उसके साथ मिलकर हमारी एचक्यू की टीम के द्वारा जो है ये श्रम कानून के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई के तहत थाना राजपुर और थाना रायपुर, वहाँ से जो है 3 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है, जिसमें कि 1 रायपुर और 2 राजपुर से संबंधित है। तीनों को रेस्क्यू किया गया है। काउंसलिंग करवाने के उपरांत उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। और इसके संबंध में जो है 2 FIR, एक अंडर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986, उसमें जो है 1 रायपुर और 2 राजपुर पर कायम की गई हैं। जो भी उनके एम्प्लॉयर थे जिनके यहाँ वो काम कर रहे थे, उसमें उनको नामजद किया गया है और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो है उनको विधि सम्मत जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और लगातार ये अभियान, जैसा कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि लगातार ये अभियान जो है हमारी एचक्यू टीम के साथ, जो जिले की टास्क फोर्स है, वो लगातार इसको विभिन्न थाना क्षेत्रों में या जहाँ से भी शिकायत प्राप्त होती है, वो लगातार इस अभियान को हम जारी रखेंगे। और खबर कोटद्वार से है, जहां अगले शिक्षा और सत्र को लेकर के केंद्रीय विद्यालय की कक्षाओं का संचालन शुरू होगा और क्षेत्रीय विधायक, विधानसभा अध्यक्ष
रितु खंडूरी भूषण ने भी ये जानकारी दी है। पत्रकारों से मुखातिब विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है कि कुछ औपचारिकताएं पूरी होनी है और पूरे होते ही केंद्रीय विद्यालय और का संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। हमें ज़मीन उत्तराखंड सरकार को फ्री में देनी पड़ेगी, तो वो दी है। अब इसके बाद हमारी जो फाइल है वो पहुंचेगी जो हमारे दफ्तर हैं देहरादून में केंद्रीय विद्यालय के, उसके बाद एक टीम पहुंचेगी और मेरी यहाँ पे पूरी तैयारी है। आप लोगों को शायद पहले से भी पता होगा कि हमने स्कूल में 12 कमरों को ठीक ठाक करा दिया है, शौचालय वहाँ बन रहा है। तो प्रयास ये है कि अगले सत्र को हम यहाँ पर शुरू करें। आपके कार्यकाल और खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर के मध्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की 38 प्रतियोगिताओं के लिए राज्य के 7 शहरों का चयन हो चुका है, लेकिन अभी तिथि का चयन नहीं हुआ है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि सरकार और विभाग की ओर से केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को तैयारियों के संबंध में अवगत करा दिया गया है और राष्ट्रीय खेल कराने में उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से जल्द तिथि जारी करने की घोषणा का आश्वासन भी दिया गया है। लेकर नेशनल गेम को लेकर जो अपडेट है वो यही है कि मेरी पीटी उषा जी से मुलाकात रही और पीटी उषा जी ने इसको लेकर आश्वासन भी दिया, सहमति भी दी कि हम जल्द से जल्द जो है वो डेट डिक्लेरेशन का काम करेंगे। मुझे बहुत भरोसा है कि बहुत जल्द से जल्द ये होगा और चूँकि यदि हम कहें कि इसकी तैयारियों के संदर्भ में, तो सरकार की ओर से, विभाग की ओर से तैयारियों की पूरी डिटेल मैंने माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी को भी दे रखा है और पीटी उषा जी को भी हमने बता दिया है कि विभाग पूरी तरह से जो है अवस्थापनाओं के विकास में पूरी तरीके से तैयार है। हमें नेशनल गेम कराने में हम पूर्णतः सक्षम हैं और इसलिए हम प्रत्याशा में हैं कि जल्द से जल्द तिथि की घोषणा होए और हम उसकी तैयारियों को जोर शोर के साथ में कर सकें। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।